हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसी करंट थ्रू कैपेसिटर और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो दो हमने पहले पढ़ लिए थे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर कॉइल के बारे में। और इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो एसी करंट हम अगर सिंपली अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ केवल कैपेसिटर लगा हुआ है उससे पास कराएं तो क्या होगा, और एक बार तीनों को हम आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर। तो आप लोगों को मतलब पता ही होगा कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें चार्ज स्टोर होता है, करंट की वैल्यू हम उसमें निकालते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया E इज इक्वल टू, ये तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, सब चीज सेम वैसे ही है, कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। अब जो यहाँ पे हमारा चार्ज स्टोर होता है क्यू में, वो होता है हमारा सी पी। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो I बराबर होता है मेरा डी क्यू ओवर डी टी। मुझे निकालना करंट है, दिया गया चार्ज है, तो इसका मतलब ये है जो हमारी ये वाली इक्वेशन आएगी इसको मुझे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले ये क्यू निकाल लेता। क्यू हमारा हो गया सी और वी की वैल्यू कितनी है ई, और ये हो जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आई निकालने के लिए मुझे डी क्यू ओवर डी टी करना है, तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ ई नॉट सी, और साइन ओमेगा टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके बाद जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है मैं इसे आई नॉट लिख सकता हूँ, और साथ में होगा मेरा कॉस ओमेगा टी। ठीक बात है। अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करता हूँ फेज डिफरेंस के बारे में, तो भाई यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म दी गई है मतलब ई, इसमें तो साइन है इसमें कॉस है। ठीक है, तो मैं इसे साइन में चेंज कर दूं, तो साइन में चेंज करने के लिए मैं इसे कर सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम वो करें इसमें कंपैरिजन ई और आई में, तो जो ई है ई में ओमेगा टी है और आई में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ई है वो बिहाइंड में है, मतलब पीछे है, बिहाइंड ऑफ करंट, मतलब करंट के वो पीछे है, बाई पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू एंगल से ईएमएफ कैपेसिटर के लिए पीछे होता है। लेकिन जब हम इंडक्टर के लिए जो हमने पढ़ा था उसमें करंट हमारा पीछे होता है, और इस केस में जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है पाई बाई टू से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैपेसिटर और इंडक्टर मतलब एक दूसरे का अपोजिट है एक तरीके से। ठीक, कैपेसिटर आगे रखता है, इंडक्टर से पीछे रखता है करंट को ईएमएफ के कंपेरिजन। अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसी वाली इक्वेशन से जो ये वाली है इससे मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ए नॉट, और ये हो जाएगा 1 में ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो मेरी नीचे वाली वैल्यू है 1 ओमेगा सी, ठीक है, ये हो जाती है मेरी एक्स सी। ठीक है, तो जो एक्स सी है, एक्स सी होता है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एसी सर्किट। ठीक है, मतलब जो एसी सर्किट में इसकी वजह से जो भी हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो हमारा 1 सी से दिया जाएगा। अब इसके बाद जो हमने पहले पढ़ी थी भाई, जो इंडक्टर कॉइल के लिए हमने जो निकाला था वो था आई इक्वल टू ई ओवर में ओमेगा एल इंटू, वो यहाँ पे कॉस आया था तो कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे था माइनस साइन। ठीक है, ये था हमारा इंडक्टर के लिए। तो इस केस में अगर बात करें इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए हो जाएगा ओमेगा एल, सीधा सीधा सिंपली। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आया था, जो हम यहाँ पे निकालते हैं कैपेसिटर के लिए, वो हो जाता है हमारा 1 सी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा रिएक्टेंस ऑफ, सॉरी रिएक्टेंस नहीं, इसको मैं इम्पीडेंस बोल देता हूँ या फिर रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन एसी, जो हमारा एसी है उसमें इसकी वजह से कितना रेजिस्टेंस होगा।
अब ये तो हमारा रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई। अब बात करें हम फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको पता है जो करंट है वो ईएमएफ से π/2 आगे है, तो वो ईएमएफ मैं कहीं भी बना देता हूँ। ईएमएफ अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो इससे π/2 आगे हमारा करंट हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अलावा अगर मैं डायग्राम को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, मतलब मैं अगर यहाँ पे ई बना दूं तो आई मेरा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब जो ई है, ई और आई के बीच में एंगल हमारा π/2 रहेगा और आई हमेशा ई से आगे रहेगा π/2 एंगल से, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा सिंपल हो गया। जो अगर हम ग्राफ बनाए इसके लिए, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए भाई जो हमारा आई आया है, आई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है सिंपली, ठीक है। और जो ई आया है वो हमारा ई नॉट है, वो हमारा है साइन ओमेगा टी। तो अगर ई की वैल्यू अगर हमारी इस तरीके से है, ठीक है, मान लेते हैं, तो मानी हुई वैल्यू थोड़ा और चेंज कर देते हैं। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारी आई की वैल्यू होगी वो हमारी इस तरीके से हो जाएगी, मतलब साइन कर्व को वो फॉलो करेगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे लगातार कम होती चली जाएगी, तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी आई। और ये बात आपको पता होगा, साइन का कर्व है और कॉस का कर्व वो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो जो आई है वो हमारा साइन का, जो आई है वो हमारा कॉस वाला कर्व है, ई है वो हमारा साइन वाला कर्व है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों बीच में π/2 है, ठीक है। फेज डिफरेंस जो हमारा आया है वो हमारा π/2 है। ये हो गया हमारा कैपेसिटर के लिए। अब एक चीज जो हमें याद, मैं आपको जो बता दें कि जब मैंने एक्सएल निकाला था तो वो था मेरा ओमेगा एल, और जब मैंने एक्सी निकाला वो था हमारा 1/ओमेगा सी, ठीक है। अगर बात करें इफ करंट इज डीसी, करंट इज डीसी, डीसी करंट होगा तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसे हम लिख सकते हैं 2πf, 2π/t होता है, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो सिंबल दिया जाता है बुक्स में वो न्यू बना होता है, मैं उसे एफ बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वी क्या है, न्यू कौन सा है, क्योंकि जब आप उसे बाई हैंड बनाते हो तो उसमें सिंबल बनाने में थोड़ा मतलब इतना क्लैरिफाई नहीं हो पाता है कि आपने वी बनाया है या न्यू बनाया है, तो इसीलिए सीधा बेस्ट भी यही है कि आप उसकी जगह एफ बना दो, ठीक। तो मैं एफ यूज करता हूँ, तो एफ मतलब जो ओमेगा की वैल्यू है वो वही हमारी 2πf, तो ओमेगा की वैल्यू जो 2πf है, जब f की वैल्यू 0 है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें xl की, तो जो xl है इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो xc है इसकी वैल्यू 1/0, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर xl 0 है तो इट डज नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन डीसी करंट, मतलब जो डीसी करंट होता है उसके फ्लो में इस जो इंडक्टर कॉइल होती है उसकी वजह से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। करंट जैसा जा रहा है वो सेम वैल्यू उसकी वही रहती है, लेकिन मतलब ये इजीली उसको पास हो जाता है, मतलब करंट इजीली पास, करंट पास इजीली, ठीक है, बहुत ही आराम से पास हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सी की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब ये हो जाए हमारा रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो जो उसमें करंट की वैल्यू है वो तो हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इट विल नॉट अलाउ डीसी करंट टू पास, मतलब डीसी करंट को पास होने ही नहीं देगा कैपेसिटर। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। आपको याद रखना है डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा कैपेसिटर का डीसी सर्किट में वो हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो करंट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या मतलब 0 ही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 1/∞ का मतलब सीधा सिंपल 0 होता है। तो ये था हमारा x हो गया, l हो गया और c हो गया, ठीक है। ये तीनों के लिए अलग अलग था। अब जो हम आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें जो हमने फेजर डायग्राम जो पहले तीनों के लिए बनाए हैं सेम वही यूज करने हैं,
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। जैसे हमने इसमें रेजिस्टेंस के लिए अलग से डेराइव किया था, कैपेसिटर के लिए अलग से किया, इंडक्टर के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाया, कैपेसिटर में डिफरेंशिएशन लगाया तब हमने निकाला था। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उसमें हम ऐसा करते हैं तो उससे बस केवल जो हमारी कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये है, जो इक्वेशन वहाँ पे बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी होगी, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है। एक तरीके से कहें, जो आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उससे वह आउट है। मतलब आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए उसका जो डायरेक्ट जो फेजर डायग्राम मेथड है वो हम यूज कर लेते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यूज नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उससे भी देख लेते हैं क्या कहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC, ठीक है। मतलब RLC अगर तीनों सीरीज में हो तो क्या होगा। एक बात तो आपकी जो बुक है, बुक में जो मतलब सिलेबस में है वो RLC सीरीज में। अब जरूरी नहीं है भाई RLC हमेशा सीरीज में ही हो, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। पैरेलल में लगा दीजिए, मतलब R को किस सीरीज में लगा कर L और C को पैरेलल में लगा दो, या फिर RC को सीरीज में लगा के L को पैरेलल, मतलब जितने भी आप जो सोच सकते हो कॉन्फ़िगरेशन वो सभी पॉसिबल है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा सबसे सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसमें हम डायग्राम बनाएं और डायग्राम का ही यूज करके फिर हम बात करेंगे। तो डायग्राम में ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये इंडक्टर कॉइल हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारा AC सोर्स है, रेजिस्टेंस R हो गया, इंडक्टर L हो गया, कैपेसिटर C हो गया, AC सोर्स हो गया। E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो मेन बात आपको यहाँ पे याद रखनी है वो हमारी जो फेजर डायग्राम जो हमने पहले बनाए थे वही वाले ये याद रखने हैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये बात मान लेता हूँ कि ये मेरा डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से। पहले अगर मैं मान लेता हूँ भाई जो हमारा करंट है भाई तीनों सीरीज में है, R है, L है और C है, तो इसका मतलब ये होगा तीनों में जो करंट पास होगा वो हमारा सेम होगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। और मतलब सेम फेज में होगा तीनों में जो करंट होगा। अगर मैं करंट इस डायरेक्ट इसके लाइन के अलोंग लिख देता हूँ, लगा देता हूँ, ठीक। तो जो हमारा VR होगा वो VR तो इसी के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंडक्टर के लिए, तो जो इंडक्टर था, इंडक्टर जो हमने पढ़ा था उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है इंडक्टर को π/2 आगे होता है। π/2 आगे होने का मतलब है कि जो वोल्टेज आएगा इंडक्टर का वो हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन जो कैपेसिटर में आता है वो वोल्टेज हमारा पीछे की तरफ होता है, उसे हम VC मान लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम बात करें तो सिंपली अभी मुझे आइडिया रखा, बात हम अभी जो कर रहे हैं मेन चीज वो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, किसी और की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर VL है और VC मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जब एक दूसरे के अपोजिट में है तो जो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर मतलब एक में से दूसरे को माइनस करने पर मिल जाएगा, ठीक। वैल्यू इक्वल होती है तो वो हमारा 0 हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होती, जो सी बड़ी होगी बड़ी में से छोटी वाली को हटा देंगे और बड़ी वाली डायरेक्शन में टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। मान लेता हूँ कि मैं जो VL है वो हमारी बड़ी है और VC हमारी छोटी है, तो जो टोटल मिलेगा वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा। जो ऊपर की तरफ जो हमें V मिलेगा, यहाँ पे जो V होगा वो हो जाएगा VL माइनस VC, ठीक है। ये बात मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो VL है वो हमारा VC से बड़ा है। कंडीशन इसके अपोजिट भी हो सकती है, ये बात आप याद रखें। बस केवल ये एजम्पशन है हमारा जो हम मान रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मैं इस डायग्राम को अगर अलग बना दूं तो मतलब ऊपर की तरफ गया ये तो हमारा V हो गया, ठीक है, और ये हमारा VL माइनस VC हो गया, ठीक है, इसके अलावा। और यहाँ पे हमारा VR है। अगर दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कुछ हमारे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक तरीके से ये समझें जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है या फिर वेक्टर एडिशन है, जब दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों बीच में जो फेज है फेज बाई 90 का है, तो ये हमारे जब एड अप करोगे तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं भाई ये हमारा एंगल बन गया थीटा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आएगा E, तो E तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अब मैं अगर इसमें लिखना चाहूँ तो भाई मेरे जो करंट मतलब यहाँ पे तो हमारा V हो गया, यहाँ पे VL माइनस VC था, ये VR है,
यहाँ पे हमारा इस तरीके से किसी एंगल थीटा पे ये हमारा ई हो गया। तो ई की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो है मेरी वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि जो इसमें करंट की वैल्यू है, ठीक है, तीनों में वो हमारी सेम है। अगर हम वी आर निकालना चाहें तो जो वी आर की वैल्यू है वो तो हमारी आई आर हो जाएगी। ठीक है, सही बात है। वी सी निकालना चाहें तो वो आई एक्स सी हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमारा अप्लाई हो रहा है वो एक्स सी के इक्वल है। इसके बाद अगर वी एल की बात करें तो वो आई एक्स एल हो जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर कॉइल का वो एक्स एल है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ई है उसकी वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो होगी हमारी यहाँ पे टोटल आई आर इसका होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आई कॉमन निकाल दूं अंदर से तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और ई अपॉन आई मतलब आई को इधर ले जाऊं डिवाइड में तो ई अपॉन आई क्या हो जाता है आर। आर मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे जेड से। ठीक है। तो मतलब ई अपॉन आई है, इसको मैंने शो कर दिया जेड से, और जेड इज इक्वल टू हो जाता है फिर हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। और जो ये जेड आया है, जेड होता है हमारी टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बोल दीजिए या फिर इम्पीडेंस बोल दीजिए, बात देखिए। अब ये हमें मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है। आपको करंट पता है, वोल्टेज। अब बात ये आती है कि जो भाई हमारा ईएमएफ है टोटल, ठीक है, टोटल ईएमएफ तो भाई हमारा इस डायरेक्शन में आया है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है ही है, तो इन दोनों जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये भी हम एक बार निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हमें करना क्या है कि अगर हम देखें तो जो ये वाली लाइन है ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो जो मेरा टेन थीटा है वो हो जाएगा मेरा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं वी एल वी सी की वैल्यू रख दूँ तो मतलब आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी ओवर आई आर, तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी टेन थीटा की वो हो जाएगी मेरी एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। एक मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है। एक तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं यूज कर सकता हूँ ये वाली, और एक इक्वेशन ये वाली ये मैं यूज कर सकता हूँ। जो मेरा डायग्राम जो पीछे बना हुआ है उसे आप जरूर देखें, उसे आप नोट कर लें, वहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से मैं इजीली ये बता सकता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है और करंट के बीच में हमारा टोटल जो वो एक तरीके से हम कहें फेज डिफरेंस है वो हमारा कितना होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ जो भाई हमारा ई दिया गया है वो हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है। अब जो हमारा डायग्राम जो मैंने बनाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी आई की वैल्यू है वो हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि वो थीटा एंगल उससे पीछे है भाई डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम भाई हमारा जो है उसमें ये हमारा ई है और इन दोनों बीच जो एंगल है थीटा है और ये आई है, तो हमारी थीटा एंगल इससे पीछे की तरफ है, तो ये हमारा ई हो जाएगी और ये हमारा आई हो जाएगा। तो यहाँ से ई और आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी का अगर कुछ और रह गया होगा एलसीआर सर्किट का तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, अभी हमने एक एक करके पढ़ा, एक बार तीनों को साथ में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम अगर हम दो को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को एक बार सी के साथ ऐड करें, एक बार एल के साथ ऐड करें। ठीक है। तो ऐसा करने से हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा टोटल सर्किट का वो हमारा कितना हो जाएगा, कितना इंपीडेंस आएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसके साथ अगर आपको मुझसे बात करनी हो पर्सनली वगैरह तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है। बी फ्री एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।